जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं ATLS का चैप्टर। इसमें सबसे पहले गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट है। ये हमें पता ये वो टाइम है कि चोट लगने के बाद पहला घंटा, ठीक है, या फिर पहले घंटे से भी थोड़ा सा कम, और ये वो वाला टाइम होता है जिसमें मैक्सिमम चांस होता है कि आप उस बंदे को बचा सको, ठीक है। और रैपिड इंटरवेंशन इसमें मोस्ट है। और बस इसी उस चोट लगने के ट्रॉमा होने के 60 मिनट्स बाद आपने करना है। उसके मतलब अगर आपने वो पहला गोल्डन आवर मिस कर दिया ना, वो पहला घंटा, तो बस फिर काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इस चोट लगने के बाद पहले घंटे को, ट्रॉमा होने के बाद पहले घंटे को गोल्डन आवर कहते हैं। अच्छा जी, अब जो ATLS की टीम है ना, इसमें थोड़ा सा है कि ऐसे हो सकता है कि अब ट्रॉमा हुआ है सपोज, ठीक है, तो आप ऐसे अगर सिर्फ एक ही डॉक्टर है ना, और मतलब इधर उधर सारी गाड़ियाँ क्रैश हुई हैं और सारे मरीज़ वगैरह मतलब पड़े हुए हैं, तो आप ऐसे करो कि आप एक सिस्टम ऐसा बनाओ कि वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन वाला, कि एक मरीज़ इधर 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 और डॉक्टर एक लाइन में सारा चलता जाए, ठीक है। अब ये ज़्यादा तेज़ होगा बजाय के मतलब मरीज़ टेढ़े मेढ़े पड़े हो ना। हाँ, अगर डॉक्टर ज़्यादा है और मतलब मरीज़ तो खैर ज़्यादा ही हैं, और लेकिन अब इधर तो सिर्फ एक डॉक्टर था ना, इसमें एक डॉक्टर ज़्यादा है, फिर आप हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन कर लो कि एक रो मरीज़ की इधर, एक रो इधर, एक रो इधर, तो एक डॉक्टर इधर चल चल और एक डॉक्टर इधर चल चल, ठीक है। इसी तरह फॉलो डॉक्टर ऐसे लाइनों में मतलब चेक करते जाएँ। तो ये है ये मोर देन वन लेकिन के लिए है, ठीक है। एक के लिए सिर्फ वर्टिकल है कि वो इधर से चलता रहे, ठीक है, ताकि जल्दी काम हो, जल्दी ठीक हो। अच्छा, अब स्टेप्स हैं ATLS में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो ABC वाला आगे काम स्टार्ट होगा। अच्छा, अब पहले हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो कि प्राइमरी सर्वे और रिसर्चेशन में क्या करते हैं। 3 स्टेप्स होते हैं ATLS के। तो फर्स्ट स्टेप इज़ प्राइमरी सर्वे एंड रिसर्चेशन। इसमें आप वो करते हो उस मसले को ठीक करना और देखना जो बंदे को उस वक्त मार रहा है। अब सपोज जैसे किसी का एयरवे ब्लॉक हुआ हुआ है, तो देखो आप ये तो नहीं देखोगे ना कि हाँ इसके चलो पाँव में भी सुई चुभी हुई है, आप उसको सांस ही नहीं आ रहा, तो आप पहले तो वो चीज़ देखोगे। तो प्राइमरी सर्वे में आपने वो चीज़ देखी जो अभी इस बंदे को मार रही है, जिसकी वजह से ये बंदा मर रहा है अभी। सेकेंडरी में फिर आप हेड टू फुल एग्जामिनेशन करो और आप वो चीज़ें देखो कि हाँ कि जैसे जैसे अब जैसे देखो प्राइमरी में आपने ये कर लिया कि जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन थी वो ऑब्स्ट्रक्शन आपने रिलीव करी। सेकेंडरी में आप देखो चलो हाँ इस बंदे की अब हेड टूटा, जब आपने एग्जामिन किया आपने देखा इसकी तो टांग भी फ्रैक्चर हुई हुई है, तो अब आप और तो मतलब सेकेंडरी में वो है जो आगे जाके लाइफ थ्रेटनिंग बन सकती हैं, ठीक है। ये तो था कि जो अभी लाइफ थ्रेटनिंग है, अभी जो उसको मसला करा रहा है, इसमें जो आगे जाके लाइफ थ्रेटनिंग बन सकती है। तो जैसे अभी उसकी टांग टूटी, उसकी ब्लीडिंग होती जा रही होती जा रही होती जा रही, तो अब फिर बाद में आप एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के बाद फिर आप ये ठीक कर लो, ठीक है। तो सेकेंडरी से आपने हेड टू टू सारा देख लिया कि और क्या क्या मसले चल रहे हैं जो कि इस बंदे को डेंजर करा सकते हैं, इस बंदे को मरा सकते हैं। फिर एंड पे है डिफिनेटिव केयर प्लान कि आपने लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट प्लान कैसे करना है। जैसे अब उसकी टांग में फ्रैक्चर था, तो अब आप उसको वो स्प्लिंटिंग करो, उसको हॉस्पिटल में दाखिल करो और उसका रिहेबिलिटेशन, लॉन्ग टर्म उसकी केयर ना, ठीक है। अच्छा जी, प्राइमरी सर्वे और रिसर्चिटेशन, इसमें वही बात कि आप देखते हो कि अब आपने उस चीज़ को आइडेंटिफाई और ट्रीट करना है जो जब उस बंदे को अभी मार रही है, ठीक है। इसमें फिर 5 कंपोनेंट्स हैं, इसी की बेसिस पे आप चलते हो। सबसे अब इनका ना एयरवे मेंटेनेंस विद सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन, आपने फुल सेंटेंस बोलना है, ना सिर्फ ए से एयरवे। एयरवे मेंटेन, अगर आपने एयरवे मेंटेन कर लिया, आपने सर्वाइकल स्पाइन नहीं वो स्टेबलाइज की, बस फिर आपका गया, ठीक है, फिर आप बस रहने ही दें, ठीक है। तो ये आपने फुल सेंटेंस पढ़ना है और बोलना भी है, दोनों पार्ट हैं इसके ए के, ठीक है। तो ए में आते हैं एयरवे मेंटेनेंस विद सर्वाइकल स्पाइन कंट्रोल। बी में ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन, मतलब अब बेशक वो सांस ले रहा हो, लेकिन अगर उसका मतलब वो जो सांस वो ले रहा है वो उसकी बॉडी में जा ही नहीं रहा, उसके सेल्स उसे यूज़ ही नहीं कर रहे उस ऑक्सीजन को, तो फिर क्या फ़ायदा उस ब्रीदिंग का, ठीक है। फिर सर्कुलेशन और हेमरेज का कंट्रोल, मतलब बेशक आपने सर्कुलेशन उसकी कंट्रोल रखी हुई, लेकिन उसका कहीं से सारा ब्लड निकल जा रहा है, फिर क्या फ़ायदा खाली सर्कुलेशन को मेंटेन करने का। फिर डिसेबिलिटी देखना और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, एक्सपोजर देखना कि कितना एक्सपोज है वो पेशेंट, और इन्वायरमेंट किस में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इसके पार्ट्स हो गए ABCDE, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्राइमरी सर्वे के पार्ट्स। अच्छा, अब जो एयरवे है ना, इसमें अब देखो सामने आपका बंदा, आपने देखना है कि इसको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है ना, एक बंदे का एयरवे देखने के लिए पेटेंट है या नहीं, सांस ले रहा है वो या नहीं, तो आप उससे बस नॉर्मली पूछो कि यार तुम्हारा क्या हाल है। अगर वो बोल सकता है, इसका मतलब है उसका एयरवे ठीक है। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, बोल नहीं सक रहा है, इसका मतलब है कि उसका एयरवे में कोई मसला नहीं, क्योंकि हम साउंड अपनी मतलब सांस से ही तो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ओके, अब जब वो अगर बात उसने कर लिया, तब तो उसका एयरवे ओपन है और आप बी वाले स्टेप पे मूव करो आगे। लेकिन अगर वो बिल्कुल अनकॉन्शियस है, बोल नहीं सक रहा, फिर आपने फॉलोइंग मैनेजमेंट प्रोटोकॉल अप्लाई करना है।
इसमें है कि सबसे पहले तो आप हमने कहा था कि एम है एयरवे मैनेजमेंट विद सर्वाइकल स्पाइन कंट्रोल। तो सबसे पहले आपने उसकी सर्वाइकल स्पाइन स्टेबलाइज करनी है, और ये आप करते हो उसकी नेक के इर्द गिर्द सर्वाइकल कॉलर लगा देते हो। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, हमने बात की थी कि आप उसको सर्वाइकल कॉलर सबसे पहले पहनाओ, उसकी नेक स्टेबलाइज करो ताकि उसकी सर्वाइकल कोई डैमेज ना हो जाए ना सर्वाइकल स्पाइन की या फिर टोटल स्पाइन की। तो अच्छा, जो भी पेशेंट है ना, आपने पहले अज्यूम कर लेना है कि यार इसकी ना, मतलब कोई भी ट्रॉमा का पेशेंट है, अज्यूम करो कि उसका फ्रैक्चर हुआ हुआ है, स्पाइन फ्रैक्चर हुआ हुआ है, ठीक है। जब तक अदरवाइज प्रूवन ना हो आपने बस ये अज्यूम करना है। तो हर किसी को सर्वाइकल कॉलर, उसकी सर्वाइकल कॉलर पहना के उसकी स्पाइन स्टेबलाइज करें। तो ये है सर्वाइकल कॉलर्स के एग्जाम्पल्स, ठीक है। और अच्छा, अगर आपके पास सर्वाइकल कॉलर नहीं है ना, फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 2 रेत की बोरियां ना, एक इस साइड पे रखो और टेप फुल इस तरह करके बांध दो, ठीक है। जैसे देखो, इसने पहले फिर ऐसे किया होगा कि इसने टेप बांध दी होगी, बाद में फिर सर्वाइकल कॉलर जब हॉस्पिटल फाइनली पहुंचा होगा तो चढ़ा दिया होगा ना, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन ये हो गया सैंड बैगों वाला, कि आप सैंड बैग्स ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड रख दो और पूरी टेप इस तरह करके ऊपर से चढ़ा के ले आओ कि फर्दर बैकबोन इंजरी ना हो, सॉरी बैकबोन इंजरी ना हो। और हाँ, फिर ना इनको आपने इस तरह के ये रिजिड बोर्ड्स पे रखा होता है, ठीक है, ताकि उनकी स्पाइन बिल्कुल सख्त अकड़ी हुई रहे। और ये देखें, इसका भी सर इसने वो 2 बोर्ड्स के इधर ऐसे टेप किया हुआ है ताकि हिले ना, ताकि सर्वाइकल इसकी स्पाइन बिल्कुल हिले ना, स्टेबल हो जाए। हाँ, अच्छा, अब ना इसमें कुछ मैनूवर्स आ रहे हैं। अब अगर मैं आपको एयरवे की समरी देती ना, तो मैं आपको कहती चिन लिफ्ट, जॉ थ्रस्ट, ओरोफ्रिंजियल एयरवे। मैं आपको ये 3 वर्ड बोलती अगर मैं आपको इसकी समरी बताती, ठीक है। अब पहले तो आपने सर्वाइकल स्पाइन, अब सब कुछ स्टेबलाइज करना क्या क्या है अब एयरवे में, सर्वाइकल स्पाइन स्टेबलाइजेशन के बाद, रिमेंबर ये फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। उसके बाद अब आपने माउथ को ओपन करना है, और एक मैनूवर है जो कहते हैं चिन लिफ्ट और जॉ थ्रस्ट, ये 2 मैनूवर्स हैं, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं। अच्छा, अब नॉर्मली क्या, अब जब बंदा अनकॉन्शियस होता है ना, तो मसला ये होता है, अब देखो ये इसका एयरवे जा रहा है ना सारा, ठीक है, ये आगे जाके इसकी लंग्स वगैरह हैं, ठीक है। तो ये इसकी ज़ुबान है। तो जब बंदा अनकॉन्शियस होता है तो ज़ुबान इसकी ना पीछे फॉल बैक कर जाती है, तो ये एयरवे तो ब्लॉक हो गया। तो आप क्या करते हो, चिन लिफ्ट मैनूवर, अभी मैं देखना, हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट। हाँ, देखो, आपने उसका सर पीछे की तरफ मोड़ दिया, हेड मतलब टिल्ट कर दिया, और ये जो इसकी चिन है ये ऊपर कर दी, ठीक है। अब आप देखो, उसकी ज़ुबान एलिवेट हो गई और ये रास्ता खुल गया कि एयर ज़्यादा आसानी से लंग्स के अंदर चली जाए। हाँ, देखें, दूसरी चिन पे, एक फोरहेड पे, ये सर को टिल्ट कर दिया, ठीक है, और चिन के ऊपर फॉरवर्ड पुश किया, ठीक है। तो ये फिर हम देखेंगे जॉ थ्रस्ट मैनूवर कैसे करते हैं। ये भी यही है कि खोलने के लिए, ठीक है, मुंह एयरवे खोलने के लिए आपने हाथ अपने ऑन आइदर साइड ऑफ द जॉ प्लेस कर देने। थम्स आपने चीक बोन के नीचे रखने हैं, और ये वाली फिंगर्स आपने मैंडिबल के नीचे लेकर रखनी है, ठीक है। अब ये थंब से नीचे पुश किया और इन वाली फिंगर से जॉ को आगे की तरफ पुश किया, आगे की तरफ खींचे, ठीक है, ठीक है। फिर से देखना, ठीक है, दोनों हाथ रखे, थम्स चीक बोन के ऊपर, फिंगर्स जॉ के नीचे, इन फिंगर्स को नीचे किया, जॉ को आगे किया, ठीक है। ये फिर ओके, उसके बाद ना फिर आप ये आपका उसका सारा देख लो कि मुंह वगैरह में कोई ब्लड म्यूकस, अगर ब्लड म्यूकस वगैरह उसकी सक्शन कर लें, फॉरेन बॉडीज़ हैं, कोई उसके दांत टूटे हुए हैं, उनको आप रिमूव करो, ठीक है। तो ये जितने भी कोई अंदर पार्टिकल्स वगैरह, उसको मुंह के अंदर उंगली डाल कर ऐसे ऐसे आपने स्कूप करके निकाल देना है। अब अगर वही हमने बात की कि अनकॉन्शियस पेशेंट में चांस होता है कि फॉलिंग बैक ऑफ टंग का, इसीलिए आप ये सारे मैनूवर्स करते हो ना, क्योंकि ज़ुबान एयरवे को फिर कवर कर देती है पीछे गिर के। तो हाँ, तो फिर एक और चीज़ है, चिन लिफ्ट कर लिया, जॉ थ्रस्ट कर लिया आपने, ओरोफेरिंक्स देख लिया कि कोई अंदर फॉरेन बॉडीज़ तो नहीं है, मुंह के सारी क्लियर कर दी। एंड पे फिर ये है कि आप ओरोफेरेंजियल एयरवे आप पास करते हो, और हाँ, लेकिन बस ये आपको हो कि गैग रिफ्लेक्स जो नहीं हो रहा था जब मुंह में कुछ डालते हैं, तो ऐसे ना हो रहा हो, गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट हो, ठीक है। बस ये चाहिए, क्योंकि आप उसके अंदर ओरोफेरेंजियल एयरवे डाल दो तो वो तो उसके ऊपर करते रहेगा ना, ठीक है। हाँ, अब वो कहता है
सारे ये ऊपर वाले मेजर्स नहीं काम कर रहे और GCS उसका 8 से भी अब कम हो गया। तो फिर ना आप उसके लिए एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हो, ये नेक्स्ट स्टेप है। और इसके लिए ट्यूब का साइज़ कितना हो, 8 एडल्ट मेल्स के लिए और 7 फीमेल्स के लिए होता है, ठीक है। फिर हाँ बस ठीक है। अच्छा, जब आपने ट्यूब डाल दी तो एक बात ये है कि आपको कैसे पता चले कि ट्यूब अपनी मतलब लंग्स में ही आपने डाली है ना, आपने इसोफेगस में नहीं घुसा दिया एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो और हाँ, ज़रा एंडोट्रेकियल ट्यूब की हम तस्वीर भी देख लेते हैं, ठीक है। ये रही एंडोट्रेकियल ट्यूब, ये डली हुई। और जब आप इसको डाल देते हो तो आप इसको इन्फ्लेट करते हो, इधर से एयर डालते हो तो ये ना इन्फ्लेट हो जाता है, जो बबल टाइप्स है, ठीक है। तो ये जब इन्फ्लेट हो जाता है फिर अपनी जगह पे अटक जाता है, ठीक है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि कैसे फिर हमें पता चले कि आपने जो ट्यूब डाली आपने ईसोफेगस में ही डाल दी और बाकी आपने मतलब ट्रेकिया में ही डाली है ताकि लंग्स की तरफ ना। तो आप ऐसे चेक करते हो कि आप देखो कि दोनों तरफ ब्रेथ साउंड आ रही हैं और उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मतलब रिटर्न आपको मॉनिटर पर नज़र आ रहा है, ठीक है। और ब्रेथ साउंड के लिए सुन लो आप, ठीक है। फिर है कि हाँ, अब कुछ केसेस होते हैं जिनमें एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन आप कर ही नहीं सकते। जैसे को देखो, जिसका मुंह पे इतना फेशियल ट्रॉमा हुआ है, उसके फेशियल बोन्स ही सारी फ्रैक्चर हुई हैं, तो उसमें फिर आप नहीं ऐसे करोगे ना। तो उसके अलावा फिर आप कर सकते हो क्रिकोथायरॉइडोटमी, ठीक है। कि वही जो नेक पे इंसिजन नहीं डालते क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर, ताकि फिर इधर से आप वो कोई भी सांस की चीज़ घुसा सको, ठीक है। लेकिन मैं इसकी भी दिखा। अच्छा जी, ये देखें, ये क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर होल किया, ये एयरवे घुसाया और इधर से फिर आप एम्बू बैग लगा के उसको सांस दे सकते हो ना, ठीक है, ताकि डायरेक्ट ट्रेकिया में सांस जाए। अच्छा, और एक और चीज़ मैंने कहा कि मैं दिखा दूँ, ओरोफ्रेंजियल एयरवे, जिसकी इधर बात हुई थी, किधर गया, हाँ, ओरोफ्रेंजियल एयरवे का हमने कहा था ना कि डालते हैं। तो ये रहा ओरोफ्रेंजियल एयरवे डला हुआ, ठीक है। ये ऐसे और डिफरेंट शेप्स के होते हैं और इसका ना साइज़ आप ऐसे मेजर करते हो कि मिड पॉइंट ऑफ इंसाइजर से लेके एंगल ऑफ मैंडेबल तक लेंथ आनी चाहिए इसका, ठीक है। इस तरह आपको पता चलता है कि कौन से साइज़ का आपने डालना है, ठीक है। ये बातें हो गई। अच्छा, एंड पे वो कहता है कि आपने फिर, अच्छा ये वही बात है जो हमने स्टार्ट में की थी कि क्यों आपने किसी भी ट्रॉमा पेशेंट में पक्का एज्यूम करना है कि इसको स्पाइन की इंजरी, स्पाइन डैमेज हुई होगी, इसकी स्पाइन टूटी होगी, ठीक है। तो इसीलिए आपने सर्वाइकल कॉलर और स्पाइन हर किसी में स्टेबलाइज करके रखनी है अनटिल और अनलेस प्रूवन अदरवाइज। फिर है कि एंड पे ये है कि जब पेशेंट को फिर आपने फाइनली बेड पे शिफ्ट करना तो आप लॉग रोल टेक्निक करते हो, ये मैं दिखा देती हूँ। अच्छा जी, हम देखते हैं लॉग रोल। 4 people to properly log roll a patient. 4 लोग आपको चाहिए होते हैं। This procedure keeps the patient's entire body in neutral एक ने इधर से पकड़ा गर्दन वाली साइड से, and minimizes उन्होंने उसके बाजू क्रॉस किए, हाँ, इसने इस कंधे पे रखा और इस हिप पे हाथ क्रॉस कर लिया, इसने इधर हाथ क्रॉस कर लिया और इसकी एक टांग पे रखा हुआ है, ठीक है। और उसने जो ना बिल्कुल वो शोल्डर्स के नीचे, और तीनों लोग ध्यान रख रहे हैं कि उसकी स्पाइन ना हिल जाए। अब ये इसको मोड़ेंगे और ये चौथा बंदा जो था ये बोर्ड निकाल लेता है और अब देखो पेशेंट बेड पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि आप पेशेंट को आराम से शिफ्ट कर लेते हो और उसकी स्पाइन पे कम से कम डैमेज होता है ना, मतलब कम से कम वो हिलता है। फिर बी वाला पोर्शन पे फिर हम चलते हैं, ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन। इसमें कहता है कि सारे जो भी इंजर्ड पेशेंट है आपने उसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन लगानी है और ये देखना कि ऑक्सीजन इस बंदे के टिश्यूज़ को मिल भी रही है या नहीं, मतलब वेंटिलेट हो भी रहा है या नहीं। आप उसके लिए पल्स ऑक्सीमीट्री से उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते रहते हो। फिर है कि अच्छा, आपका बेसिकली ना ब्रीदिंग और वेंटिलेशन का एम इन 6 मसलों को लिस्ट आउट करना है, ठीक है। अब इसके लिए नमोनिक है एटम एफ सी। इन बेसिकली इनको एक्सक्लूड करना है कि यार इनमें से तो कुछ नहीं है। एक तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ये तो आपने ए वाले पोर्शन में ही देख लिया था। टेंशन न्यूमोथोरैक्स, मैसिव हीमोथोरैक्स, ओपन न्यूमोथोरैक्स, फ्लेल चेस्ट और कार्डियक टैम्पोनाट, इनका भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब ब्रीदिंग और वेंटिलेशन में सबसे पहले आपने वैल्यूएशन क्या करनी है, ये वही स्टेप्स हैं, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। अच्छा, अब इंस्पेक्शन पे आपने क्या क्या देखना है कि मतलब चेस्ट मूवमेंट सिमेट्रिकली हो रही है, ये तो नहीं हो रहा कि चेस्ट का आधा हिस्सा मतलब सांस लेने के साथ हिल रहा है, दूसरा चेस्ट का हिस्सा हिल ही नहीं रहा, और ये कोई ट्रॉमा के मतलब कोई चीज़ घुसी तो नहीं हुई अंदर, कोई गन शॉट वुंड वगैरह तो नहीं है। फिर पैल्पेट करके देख लें कि ट्रेकियल डिविएशन तो नहीं है, और वही क्रेपिटस वगैरह के लिए ना आप देख लें। फिर परकशन पे अब आप साउंड्स वगैरह देख लो। अब जैसे वो कहते हैं कि डल परकशन नोट या एब्सेंट साउंड्स होंगी हीमोथोरैक्स में और हाइपर रेजोनेंट होगा हाँ मैसिव न्यूमोथोरैक्स में। फिर ऑस्कल्टेट आप कर लें। अब जब आपने इंस्पेक्शन की ना तो इंस्पेक्शन में आप उसकी नेक भी देख लो कि कहीं इंगोर्ज्ड वेन्स वगैरह तो नहीं है, कोई ब्रूई वगैरह आ रही हो सुन लें आप, और सर्जिकल एम्फीसीमा भी पैल्पेट करके पता चल जाता है। अच्छा जी, फिर है हाँ
ये तो आपने देख लिया ना, ये आपने ब्रीदिंग और वेंटिलेशन का देख लिया कि क्या हालात चल रहे हैं। अब जैसे इसकी ये सारी मैनेजमेंट थी ना ए वाले पोर्शन की, तो अब हम देखते हैं कि ब्रीदिंग और अगर कोई मसला है तो मतलब क्या क्या करें ना। अब अगर कहीं पे भी डिफेक्ट आ रहा है तो आप अच्छा, सबसे पहले तो ये काम करना था कि पल्स ऑक्सीमीटर से आप ऑक्सीजन सैचुरेशन देख लो। एडमिनिस्टर 100% ऑक्सीजन टू ऑल ट्रॉमा पेशेंट्स। हाँ, फिर आप अगर उसको थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बैग मास्क के साथ उसको वेंटिलेशन मतलब सांस देते रहो। अच्छा जी, अब है ना जो हमने इधर मसले डिस्कस किए तो उनकी सारी स्पेसिफिकली बात आ रही है। जैसे टेंशन न्यूमोथोरैक्स की वो कहता है, एक मिनट इसको मैं तस्वीर भी दिखा देती हूँ। अच्छा, ये रहा न्यूमोथोरैक्स। इसमें होता है कि प्लूरल कैविटी में ना एयर आ जाता है, तो अब ये एयर अपने प्रेशर से लंग को सुकड़वा देता है। ठीक है, तो अब देखो आपने इस एयर को निकलवाना है ना, ये जो प्लूरल कैविटी के अंदर आ गया है, तो आप करते हैं क्या हो, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में ना आप नीडल डालते हैं, उसको कहते हैं नीडल थोरैकोसेंटीसिस। तो नीडल डालोगे तो सारा एयर करके वापस से बाहर आ जाएगा और लंग वापस फूल जाएगी। तो यही बातें होगी, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में नीडल थोरैकोसेंटीसिस कर देना है। फिर है हीमोथोरैक्स, ये है कि प्लूरल कैविटी में अगर ब्लड आ गया तो इसके लिए आपको चेस्ट इंटूबेशन करनी पड़ेगी और सर्कुलेट, क्योंकि ब्लड सारा उसमें जा रहा है, प्लूरल कैविटी में जा रहा है, तो आपको ब्लड भी देना पड़ेगा, सर्कुलेटरी सपोर्ट यानी देना पड़ेगा। फिर पेनिट्रेटिंग चेस्ट ट्रॉमा है कि अब ओपन न्यूमोथोरैक्स बन गया हुआ है, तो इसके लिए आपको तस्वीर दिखाती हूँ। अच्छा, और ना मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट भी दे देती हूँ कि ओपन और टेंशन न्यूमोथोरैक्स, हम थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट भी ले लेते हैं कि कौन सा न्यूमोथोरैक्स कैसा ना। अब टेंशन न्यूमोथोरैक्स बेसिकली वो होता है कि देखो अब एयर मतलब अंदर आ रही है, कोई इसकी एस्केप का ज़रिया नहीं है। ठीक है, बस अंदर आती जा रही है और ये इधर से ना स्ट्रक्चर्स को, मीडियास्टल स्ट्रक्चर्स को भी पुश कर रही है, सारे मीडियास्टल डिविएशन हो रही है और एयर अंदर बस भरता जा रही है, लंग भी बेचारा सुकड़ गया। ओपन में यह है कि ओपन कम्युनिकेशन है बाहर और अंदर की तरफ। ठीक है, तो अब ओपन न्यूमोथोरैक्स में आप करते क्या हो, आप पार्शली एक्लूसिव ड्रेसिंग लगाते हो। पार्शली एक्लूसिव का मतलब ये है कि 3 जगहों से टेप लगी हुई, एक जगह से खुला है। ठीक है, तो अब देखो अगर फुल एक्लूसिव होता फिर तो आप मतलब फिर तो ये बिल्कुल ये ओपन न्यूमोथोरैक्स बिल्कुल टेंशन न्यूमोथोरैक्स की तरह का ही होता, क्योंकि एयर एस्केप ही ना कर सकता अगर आपने इधर से भी बंद कर दिया होता। लेकिन इस तरह एटलीस्ट ये कि जब ये बाहर की तरफ सांस लेता है तो इधर से भी तो हवा बाहर आएगी ना, और वो इस साइड से एस्केप कर सकती है। और जब ये अंदर सांस लेगा तो क्योंकि ये प्लास्टिक लगा हुआ है तो बिल्कुल शॉपर की तरह करने पे अंदर ये सुकड़ जाएगा। ठीक है, तो ये इधर ये जो सुराख है ये बंद हो जाएगा। तो ये वाली बात हो गई। अब वो कहते हैं कि अगर आपने इधर से भी वो बंद किया होता, चारों साइडों से बंद किया होता, फिर तो आपने इस ओपन न्यूमोथोरैक्स को जिसकी में कम्युनिकेशन थी, आप तो उसको क्लोज ये टेंशन न्यूमोथोरैक्स में कन्वर्ट कर देते। क्लोज नहीं, सॉरी, टेंशन न्यूमोथोरैक्स में। ठीक है, अच्छा जी, ये वाली बातें हो गई। फिर वो कहता है फ्लेल चेस्ट में ये है, अच्छा फ्लेल चेस्ट की डेफिनेशन में है कि 3 कंसेक्यूटिवली फ्रैक्चर्ड रिब्स अगर हैं तो अच्छा इसमें ना अगर 3 कंसेक्यूटिव फ्रैक्चर्ड रिब्स हैं और वो आपके नॉर्मल सांस के ऑपोजिट मूव कर रही होती है, मतलब आप अंदर सांस लोगे तो ये तो क्योंकि टूटी नहीं है ना, अब ये तो आपके रिब केज का पार्ट ही नहीं, तो टूट गई है रिब्स। तो जब आप अंदर सांस लेते हो देखो अंदर सांस लेते हो आपकी सारी रिब्स बाहर जा रही हैं, ये अंदर चली जाएंगी कि ये चिपकी नहीं हुई उसके साथ। फिर जब आप बाहर की तरफ सांस लोगे तो देखो सारी आपकी रिब्स अंदर चली जाती हैं, ये वाली बाहर की तरफ आ जाएंगी जो टूटी हुई है। ठीक है, मतलब इनकी पैराडॉक्सिकल मूवमेंट होगी। अब अगर मतलब ये ना कंजर्वेटिवली भी मैनेज हो सकता है गुड एनाल्जेसिया के साथ, लेकिन अगर आपकी इन टूटी हुई रिबों के साथ नीचे लंग को भी कंट्यूजन हो गई है, लंग पे भी ब्रूजिंग हो गई है और उससे तो हाइपॉक्सिया वगैरह होगा, उसमें फिर आपने इंटूबेट और ऑक्सीजनेट करना है। ठीक है ना, इस इंटूबेशन में मुझे बात याद आई कि ये जब आपने वो कर दिया था ना एक्लूसिव ड्रेसिंग, पार्शली एक्लूसिव ड्रेसिंग लगा दी थी ओपन न्यूमोथोरैक्स में, उसके बाद आपने चेस्ट इंटूबेशन भी कर देनी है। ठीक है, ये मुझे पॉइंट ऐड करना भूल गया था। फिर है टैम्पोनाड। अच्छा, टैम्पोनाड का ना शक आपने तब करना है जब ये बंदा है, ये इसके निपल्स हैं, अच्छा जी, इसके पीछे वो होगा ना, इसका स्कैपुले होंगे, ये तो इसकी फ्रंट साइड मैंने बनाई है। अगर कोई भी ऐसा ट्रॉमा जो मीडियल टू दोनों निपल्स जा रहा हो और पीछे से दोनों स्कैपुलों के दरमियान से निकल रहा हो, तब आपने ज़रूर शक करना है कि कार्डियक टैम्पोनाड हो गया। अब देखो ये हार्ट है, उसके इर्द गिर्द ये पेरिकार्डियम है। टैम्पोनाड ये होता है कि पेरिकार्डियम में इतना ज़्यादा कोई खून या कोई फ्लूइड जमा हो जाए कि ये हार्ट पे इतना फिर ये फ्लूइड जोर लगे और हार्ट को पंप ही ना करने दे ये हार्ट, और ये बाहर पेरिकार्डियल कैविटी यहाँ पे फ्लूइड जमा हो जाएगा
तो ये हार्ट को नहीं पंप करने देगा ना, इसको कहते हैं कि हार्ट दब गया, हार्ट में कार्डियक टैम्पोनाड हो गया, हार्ट नहीं बीट कर सक रहा। ठीक है, तो आपने ये तब शक करना है जब ये इधर मीडियल टू निपल्स कोई ट्रॉमा हुआ हो, और ऐसा ट्रॉमा जो मीडियल टू निपल्स गया और पीछे से कंधों के दरमियान से निकल रहा हो। ठीक है, कोई भी ऐसी जैसे गन शॉट वूंड, कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी। तो इसमें आपने करना क्या है, आप सुई डालो और ये पानी निकाल दो। इसको कहते हैं नीडल पेरिकार्डियोसेंटीसिस। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है, बिल्कुल डिफिनेटिवली आपको फिर खोल के चेस्ट खोल के रिपेयर करना पड़ेगा, मतलब थोराकोटमी और रिपेयर करना पड़ेगा। फिर हम चलते हैं सर्कुलेशन सी वाला पोर्शन, जो सर्कुलेशन एंड हेमरेज कंट्रोल वाला था। इसमें है अब सबसे पहले वही कि एवेलुएट करके क्या क्या देखना है, और उस फिर जितने मसले हैं हर एक की इंडिविजुअली मैनेजमेंट क्या होगी। हाँ, अब सबसे पहले तो आपने वाइटल्स देख लेनी है, आपने पल्स और ब्लड प्रेशर देख लेना, वही आपको सर्कुलेशन के बारे में बताएगा। और आपने हाइड्रेशन और स्किन कलर वगैरह देख लेना है ना, क्योंकि ये ना वो बिल्कुल पेल हो, इसका मतलब है कहीं पे के ब्लड की क्वांटिटी कम है। हाइड्रेशन स्टेटस आप उसका कैपिलरी रिफिल करके चेक कर लो। ठीक है, तो ये वो फॉरन हो गए। फिर आपने देख लेना कोई इसके कपड़े तो नहीं बार बार वो ब्लड सोक हो रहे, या आपने कोई पट्टी अंदर रखी हो वो ब्लड सोक हो रही। अब साइंस ऑफ इंजरी देख लेना है, पेल्विस वगैरह सब कुछ किसी ऊपर। हाँ, फिर आपने ना एक और चीज़ करनी है, फास्ट अल्ट्रासाउंड स्कैन। ठीक है, ये अंदर बता देता है कि कोई ऐसी हेमरेज तो नहीं है कि जो अंदर ही अंदर क्या आपकी पेरिटोनियल कैविटी के जैसे अंदर होती रही है, मतलब बाहर पे आपको कोई साइन नहीं नजर आ रहा, लेकिन अंदर वो काम चल रहा है। और एंड पे लास्टली स्पेशली पेल्विक फ्रैक्चर्स में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि DRE ज़रूर कर लेनी है। अगर आपने DRE की और आपको ब्लड मिल रहा है, इसका मतलब है कोई मतलब जैसे पेल्विक फ्रैक्चर टाइप चीज़ हुई हुई है ना, कि अंदर कोई ब्लीडिंग चल रही है, जैसे लोअर GIT वगैरह की, कोई यूरिथ्रल इंजरी हुई हुई है, इस तरह की चीज़ें। अब मैनेजमेंट, सबसे पहले तो आपने हेमरेज कंट्रोल करनी है। ठीक है, ये आप ऐसे कर सकते हो कि मतलब जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे आप या तो हाथ से जोर लगाओ, प्रेशर लगाओ, या फिर आप कोई ऊपर वो पट्टियाँ शट्टियाँ लगा के जोर है, या तो ड्रेसिंग वगैरह ड्रेसिंग पैड से जोर लगाओ। फिर आपने 2 वाइड बोर कैनोले फ़ौरन उसके वेनों में घुसा देने ताकि आप अच्छा सा ब्लड वगैरह उसको दे सको। फिर आपने जितने भी अब फ्लूइड रिप्लेसमेंट करनी है ना, तो क्रिस्टलॉइड्स आप दोगे, वो भी वार्म करके। अगर आपने ठंडे ही डाल दिया तो वो हाइपोथर्मिया में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा हाँ, फिर वो कहता है अब जो बच्चे यंगर देन 6 ईयर्स है ना, उनमें आप इंट्रोशस इन्फ्यूजन भी कर सकते हो, क्योंकि उनमें कभी कभी वेन ढूंढना मुश्किल होता है, तो इंट्रोशस काफ़ी जल्दी वाली चीज़ है ना। हाँ, फिर आप देख लो कि पेशेंट के वाइटल्स इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं, ये सारे मेजर्स करने के बाद। फिर अच्छा, अब ब्लड की टाइपिंग वगैरह, आपने जब IV बोर कैनोला डाल लिया ना, ब्लड आपने ले लिया, एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया। ठीक है, आपने एग्जामिनेशन पे देख लेना है कि ब्लड की टाइप और क्या है, और वो क्रॉस मैचिंग वगैरह करा लेनी है। ठीक है, अब जो टाइपिंग है ना, वो तो 10 मिनट में तैयार हो जाती है, यानी कि पेशेंट A है, B है, क्या है। और क्रॉस मैच फुल टाइप और क्रॉस मैच वाला सीन 30 मिनट्स में हो जाता है। क्रॉस मैच में ये है कि आप पेशेंट का ब्लड जो आपने ब्लड देना है उससे मैच करा के देख लेते हो कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा जी, तो कहते हैं कि अब देखो आप पूरे 30 मिनट्स तो नहीं वेट करोगे, अगर इतना ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा है, तो आप पहले टाइपिंग तो सिर्फ 10 मिनट में रेडी हो जाती है ना, तो बस आप टाइप कराओ ब्लड को और घुसा दो उसके अंदर। ठीक है, और प्लाज्मा एक्सपेंडर्स भी आप दे सकते हो, लेकिन ना ये जो प्लाज्मा एक्सपेंडर्स हैं जैसे डेक्सट्रांस वगैरह, ये अगर बहुत ज़्यादा आप एक्सेस में यूज़ करो तो ये ब्लड क्लॉटिंग करा सकते हैं, तो आपने थोड़ा ध्यान करना है। फिर NG ट्यूब से आपने सारे उसके गैस्ट्रिक कंटेंट्स निकाल लेने हैं, यूरिनरी कैथेटर से उसका वो ताकि उसका यूरिन आउटपुट वगैरह मेंटेन रहे, वो डाल देना है। पेल्विक फ्रैक्चर्स को आपने बाइंडर फ़ौरन लगाना है ताकि वो स्टेबलाइज हों। और हाँ, अच्छा, अब वो कहते हैं कि अगर पेनिट्रेटिंग इंजरी है ना, कि कोई चीज़ ऐसे करके घुसी है, पेनिट्रेट किया उसने, तो इसमें ये डर होता है कि एयर आ गया अंदर, मतलब एयर आ गया तो एयर एम्बोलिज्म बनेगा। अब ना उसी वक्त का फ़ौरन मेजर तो ये है कि आप उसको डालो ये ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन में, कि यानी आप उसका मतलब ऐसे करके पेशेंट को रखो, ऐसे करके, और ये वाली साइड ये उसका सर है और टांगें ऐसे ऊपर कर दी ना। तो इसमें होता यह है कि अब देखो एयर है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी टांगों की तरफ चला जाएगा, मतलब उसके सर की तरफ, जो ये इधर नीचे मेरे अंगूठे की बेस की तरफ है उसका सर पेशेंट का, उसकी तरफ नहीं जाएगा। तो यानी अब हमने देखो एयर एम्बोलिज्म है, तो सबसे पहले उसको सर पे जाने से प्रिवेंट करें ताकि उसको स्ट्रोक होकर वो मर ना जाए। ठीक है, तो इस पोजीशन से करके ये हो जाएगा, तो ये आपने कर लेनी है। फिर D से है डिसेबिलिटी, इसमें आपने अच्छा फ़ौरन चेक करने के लिए ना आप AVPU करते हो कि अलर्ट है या रिस्पॉन्ड टू वॉइस कर रहा है, रिस्पॉन्ड टू पेन कर रहा है, या फिर बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव है। आप क्विकली, तो ये मेथड है। उसके अलावा फिर आप करते हो GCS, आप प्यूपल्स का साइज़ असेस कर लेते हो। फिर जैसे लैटरल, अगर ब्रेन डैमेज है तो आप लैटरलाइजिंग साइंस देख लो, जैसे मतलब देखो ऐसे तो नहीं है कि वो बंदा अपनी राइट साइड ऑफ द बॉडी यूज़ कर रहा है, लेफ्ट साइड यूज़ कर ही नहीं रहा। ठीक है, ऐसी चीज़ें आप देख लो।
और बस ठीक है। फिर आपने ई से है एक्सपोजर एनवायरमेंटल कंट्रोल। सबसे पहले आप देखो कि टेम्परेचर मेंटेन है, ये तो आपने उसको बहुत ठंडी बर्फ़ पे तो नहीं रखा हुआ। फिर हाँ, आपने फुल पेशेंट को ना क्लोथ्स रिमूव करके आपने फुल उसको थॉरली एग्जामिन करना है, फ्रंट भी बैक भी। जब आप एग्जामिन कर लें उसको वार्म ब्लैंकेट्स में रख दें, अगर एसी ऑन था एसी ऑफ कर दें ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। और हाँ अच्छा, फिर उसने ये बात की हुई है कि जब आपने ये सारी रिसर्चिटेशन की थी तो आपने ब्लड और क्रिस्टलॉइड्स वार्म करके लगाना है, ठंडे नहीं ऐसे लगा देना है कि उसको तो फिर हाइपोथर्मिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया प्राइमरी सर्वे। फिर हम चलते हैं सेकेंडरी सर्वे पे। सेकेंडरी सर्वे में फिर है कि अब आपने मतलब देख तो लिया कि बंदे को चीज़ मार क्या रही थी, आपने उस चीज़ को फिक्स कर लिया। अब आप हेड टू फुल एग्जामिनेशन करो और देखो और क्या क्या मसले हैं जिनसे ये सफ़र कर रहा है। ठीक है, तो उनमें अच्छा सबसे पहले ना आपने एम्पल एक अच्छी सी हिस्ट्री मांगनी, उससे पूछनी है। इसको कहते हैं एम्पल हिस्ट्री। ए से है एलर्जीज, मेडिकेशन, पास्ट इलनेस या प्रेगनेंसी, लास्ट मील कब लिया था, और मतलब एक्सपोजर और मतलब हुआ क्या कि जो आपको ये इंजरी हो गई, क्या इवेंट्स हुए। ठीक है, अच्छा अब सारे ना बॉडी को सेक्शन वाइज डिवाइड किया हुआ है और सारों को बारी बारी कहते हैं देखते जाना है। हेड एंड फेस, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, एक्सट्रीमिटीज, स्पाइन। ठीक है, तो हर किसी का ये बहुत एक जनरल सा ओवरव्यू उसने दिया हुआ है। जैसे हेड में आप क्या क्या इवेलुएट करोगे, सबसे पहले आपने इंस्पेक्ट कर लिया, देख लिया, और आपने ना पैल्पेट कर लेना है कि कोई हड्डी टूटी नहीं हुई उस तरह, तो आपको पैल्पेट करके पता चल जाएगा। और फिर अगर कोई भी क्रेपिटस आ रहा है ना, क्रेपिटस होता है कि मतलब वो जिस तरह चिप्स के पैकेट के रैपर की आवाज़ नहीं होती, उस तरह क्रेपिटस की आवाज़ आती है ना। तो अगर हल्का सा आपके दुकान में क्रेपिटस है, इसका मतलब वहाँ पे अंदर एयर घुसा हुआ है, मतलब कोई फ्रैक्चर है। कहीं से ब्लड आ रहा है वो आपने देख लेना है। ईयर आईज़ को कि कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं गई हुई, सारा जनरली। और फिर ये देखो, एक तो आप हिस्ट्री लेते हो, फिर आप इस सेकेंडरी सर्वे में ना अगर रिक्वायर्ड हो तो आप डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन भी कराते हो। जैसे फेशियल बोन्स के लिए उसने एक्सरेज भी आप करा सकते हो, सीटी देख सकते हो। और मैनेजमेंट ये वो हर किसी की बस उस मसले के लिए स्पेसिफिक है। फिर नेक में हीमाटोमा, एम्फीसीमा, इंगॉर्ज्ड वेन्स, कोई ब्रूई के लिए ऑस्कल्टेट कर लें। थोरैक्स में से वो इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, और कि कोई और चोट तो नहीं लगी हुई। हाँ, ये तो नहीं है कि वो एक्सेसरी मसल्स यूज़ कर रहा है, कोई इंटरकोस्टल रिसेशंस तो नहीं आ रही जब वो ब्रीदिंग कर रहा है, लेबर्ड ब्रीदिंग तो नहीं है। और ये कि ऑक्सीजन वगैरह देना है, हर किसी मेथड की उसने मतलब हर नोमोथोरैक्स वगैरह की उसने हमें ऑलरेडी मैनेजमेंट बताई हुई है। हाँ अच्छा यार, एब्डोमेन का ना एक MCQ बहुत इंपॉर्टेंट बनता होता है कि विच ऑर्गन इज डैमेज द मोस्ट इन एब्डोमिनल ट्रॉमा, तो दैट इज़ द स्प्लीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। ठीक है, ये आपने देख लिया। इसकी ना रीडिंग ज़रूर कर लेना है सब की। पेल्विस का आपने देख लिया। पेल्विस का ये है कि इसके डर में ये होता है कि ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा, 2 लीटर का ब्लड लॉस होता है अगर पेल्विस डैमेज है तो ये है एक्सट्रीमिटीज़ में। आपने न्यूरोवैस्कुलर स्टेटस, कोई कंपार्टमेंट सिंड्रोम तो नहीं है, ये देख लेना। उसको बारी बारी जो चीज़ है उसको ट्रीट कर लिया और बस ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं डिफिनेटिव केयर प्लान में, मतलब जो टर्शरी सर्वे है कि अब लॉन्ग टर्म केयर आपने कैसे करनी है। अब सबसे पहले तो ये कि आप उसको उस कंसर्न्ड वार्ड में एडमिट करो जिस वार्ड का मसला है। ठीक है, अच्छा इसमें ना उसने फिर 3 स्कैन्स की बात की हुई है कि जो आप करा सकते हो देखने के लिए कि यार और कोई मतलब डीप अंदर चलने वाला मसला तो नहीं है। तो इसमें सबसे पहले है फास्ट स्कैन। अच्छा, फास्ट स्कैन ना यूज़ होता है, ये इसके पार्ट्स नहीं है डिफिनेटिव केयर प्लान के। डिफिनेटिव केयर प्लान में सिर्फ ये था कि आपने उसकी लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट करनी है। ये भी मैं बताती हूँ ये क्या चीज़ें हैं। अच्छा, अब फास्ट स्कैन ना ये आप करते हो, ये हमने इधर भी बात की थी। किधर है हाँ, जब सर्कुलेशन हेमरेज कंट्रोल हम देखे थे, जब हमने देखा था कि कहीं कंसील्ड हेमरेज, कहीं अंदर ही छुपी हुई हेमरेज तो नहीं चल रही, तो फिर हमने फास्ट स्कैन कराया था। तो ये स्कैन की उसने थोड़ी सी डिटेल्स बताई हुई हैं कि हाँ, इट इज़ परफॉर्म्ड इन द C वाला पार्ट, मतलब सर्कुलेशन और हेमरेज कंट्रोल प्राइमरी सर्वे में हम ये करते थे। और हाँ, इसमें सिर्फ 4 एरियाज आप देखते हो, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, सबजेफॉइड और हाइपोगैस्ट्रिक। इन जगहों में आप अच्छा फास्ट बेसिकली यार ये अल्ट्रासाउंड की तरह का ये एक प्रोब है, उसको आप ना मूव करके देख लेते हो कि कहीं पे मतलब ब्लड तो नहीं, कोई फ्लूइड वगैरह तो नहीं आया हुआ। और अच्छा, अब राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में जब आप इस प्रोब को घुमाओगे ना तो आप देखते हो कि हिपैटोरीनल एंगल बेसिकली आप देख रहे होते हैं कि यहाँ पर तो नहीं ब्लड आया हुआ। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में आप देखते हो स्प्लीनोरीनल एंगल। सबजेफॉइड में जब आप घुमाते हो तो वो है पेरिकार्डियम देखने के लिए कि उसमें कहीं कार्डियो टैम्पोनॉट वगैरह तो नहीं। वो हाइपोगैस्ट्रिक जब आप कराते हो तो पेल्विस को आप देखने के लिए करते हो। ठीक है, अच्छा अब फास्ट के ना हम थोड़े से फ़ायदे वगैरह देख लेते हैं। एक तो ये कि वो देखो उसी वक्त आपने वो मशीन पकड़ी और ऐसे ऐसे कर दिया, तो ये है कि अर्ली डायग्नोसिस है। फिर नॉन इन्वेसिव है, देखो आपको उसके अंदर तो नहीं घुस रहे ना, बाहर से आप स्कैन कर रहे हो, तो नॉन इन्वेसिव रैपिडली परफॉर्म हो सकता है, कोई ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, उसी वक्त आप मशीन उसके पास लाओ आप करो। हाँ, लेकिन इसके डिसएडवांटेज ये है कि देखो ऑपरेटर अब थोड़ा काम का हो, जो जिसने इस मशीन को ऑपरेट कर रहा है वो बंदा काम का हो। हाँ, फिर मतलब जो बाउल गैस है और सब क्यूटेनियस अगर एयर है तो उससे फिर इमेज की डिस्टॉर्शन आ जाती है, सही पता नहीं चलता। हाँ, फिर अगर डायफ्राम, बाउल या पैनक्रियाटिक इंजरीज है वो मिस हो जाती हैं।
और फिर इंडिकेशंस, यार इंडिकेशन सबका ब्लंट ट्रॉमा ही है, ठीक है। लेकिन डीपीएल और फास्ट में अनस्टेबल है। सीटी स्कैन आप सिर्फ स्टेबल बंदे पे कराते हो, ठीक है। वो देखो आप उसको वो मशीन के अंदर घुसा रहे हो, वो बेचारा अनस्टेबल है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। अच्छा जी, हम चलते हैं डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लवाज, जिसका मैं एक वीडियो भी आपको दिखा देती हूँ। अच्छा जी, इसमें आप करते क्या हो, आप बिलो दी अम्बलाइकस ना आप एक इंसिजन लगाते हो, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का, और ये आपने खोल लिया सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, ये आपने फुल एब्डोमेन खोल लिया जहाँ पे इंसिजन लगाई थी, ठीक है। ये खोल लिया, हाँ खोल लिया। हाँ, अब फिर आप एक अच्छा, ये आप एक कैथेटर डालते हो अंदर, ठीक है। वही अब 4 लेयर्स ऑफ एब्डोमेन से घुस के हाँ, ये आपने कैथेटर डाल दिया, ठीक है। अब इस कैथेटर को ना आप डाउनवर्ड्स एंड टूवर्ड्स दी पेल्विस पॉइंट करते हो, ठीक है। एम आपका इन्फीरियरली है पेल्विस की तरफ। फिर आप जहाँ पे आपने कैथेटर डाला ना, ये ब्लू कैथेटर आपने जहाँ पे डाला, आप अंदर इसके अंदर ऐसे ये सिरिंज डाल के और आप सक करते हो, ठीक है। अब सक करने पे फिर जो ये आया ना, अब अगर ये जो आपने चीज़ एस्पिरेट की है, इसमें ब्लड आया है या फिर एंटेरिक कंटेंट्स आ रहे हैं, यानी मतलब कोई जैसे पेट फट गया तो पेट के कंटेंट्स आ रहे हैं आपने जब ये लवाज किया है, तो इसका मतलब है कि आपका लवाज पॉजिटिव है और ट्रॉमा हुआ हुआ है, ठीक है। और ठीक है, बस ठीक है। अच्छा जी, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, इसका आप देखें कि वो कहता है कि ये तब यूज़ करते हैं जब अल्ट्रासाउंड मशीन अवेलेबल ना हो, मतलब जब फास्ट स्कैन नहीं हो सकता। तो इसका एडवांटेज ये है कि ये ब्लड को और बाउल कंटेंट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि मतलब अभी सिर्फ एब्डोमिनल कैविटी में ब्लड आया हुआ है या फिर मतलब ऐसा हुआ है कि पेट भी फट गया और वो सारे एब्डोमिनल कंटेंट्स भी बाहर आए हुए हैं, कि इंटेस्टाइन फट गई है तो सारी फीसीज आई हुई हैं, तो उनमें ये फ़र्क कर सकता है कि पेरिटोनियल कैविटी में आया क्या क्या हुआ है। मसला ये है कि इट इज़ नॉट टाइम कंज्यूमिंग। देखो पूरा आपने काटना शाटना और अंदर ये वो करना, बस ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि इस प्रोसीजर से पहले ना आप ज़रूर ब्लैडर को एम्प्टी कर लें यूरिनरी कैथेटर डाल के, और स्टमक को एम्प्टी कर लें नेज़ोगैस्ट्रिक डाल के, ताकि इन विसरा को कोई इंजरी वगैरह ना हो जाए गलती से। फिर वही इंसिजन 3 सेंटीमीटर की। हाँ, अब वो कहता है कि अब फर्स्ट जब आपने ये मतलब अंदर कैथेटर डाला ना, तो पहले आप एस्पिरेट करना शुरू करो, कोशिश करो एब्डोमिनल कंटेंट सिर्फ 10 ml सिरिंज से, जिस तरह उसने हमने वीडियो में देखा कि आप एब्डोमिनल के कंटेंट इस 10 ml सिरिंज से एस्पिरेट करने की कोशिश करो। अगर आपसे इस 10 ml सिरिंज से नहीं हो रहे, तो आप फिर एब्डोमिन के अंदर 1 लीटर नॉर्मल सलाइन डालो और फिर उस फ्लूइड को एस्पिरेट करके देखो कि उसमें क्या क्या आ रहा है। अब डिप के पॉजिटिव कब आएगा, अब हमने देखो वीडियो में हमने देखा कि वो कह रहा था कि या तो ब्लड आए या फिर एंटेरिक कंटेंट्स है, तो वो पॉजिटिव है। अब कितना ब्लड है हम देखते हैं। अच्छा, ये ना इसने वो पिछला पेज रिपीट कर दिया था, ये नहीं इधर से कंटिन्यू हो रहा है कि कब पॉजिटिव हम कहते हैं डीपीएल को, कि अगर 20 ml ग्रॉस ब्लड आ रहा है, 10 ml चिल्ड्रन, अगर चिल्ड्रन में 10 ml है इसकी वैल्यू, पर मिलीमीटर क्यूब 100,000 RBCs आ रहे हैं, WBCs आ रहे हैं 500 पर मिलीमीटर क्यूब, कोई भी बाइल बैक्टीरिया फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं, एमाइलेज लेवल हाई आ रहा है जो आपने एस्पिरेट किया उसमें, या फिर बिलीरुबिन लेवल हाई आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया डीपीएल। अब डीपीएल का ना ये सीन है, वही हमने सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए। बस ये टाइम कंज्यूमिंग है, इन्वेसिव है, ये बुरी बात है, और बस ठीक है। हाँ, सीटी का बस ये था कि सबसे स्पेसिफिक इंजरीज़ के लिए सीटी है, लेकिन इसका मसला ये है कि बंदा स्टेबल हो और इसमें ना आपको ट्रांसपोर्ट भी बंदे को करना पड़ता है, और सबका यही डिसएडवांटेज है कि मिसेज इंजरी टू इसमें ये था डायफ्राम बाउल, डायफ्राम तो सब में है, फास्ट में था डायफ्राम बाउल और पैनक्रियाटिक नहीं होती, डीपीएल में सिर्फ डायफ्राम और रेट्रोपेरिटोनियल वाली आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हो, सीटी में आप डायफ्राम बाउल और पैनक्रियाटिक नहीं डिटेक्ट कर सकते हो, और ये कॉस्टली भी है और टाइम भी रिक्वायर करता है। अच्छा जी, फिर हम चलते हैं ट्रियाज पे। अच्छा, ट्रियाज इज़ बेसिकली एक तरीका है कि आप डिफ्रेंशिएट करो कि यार ये तो मतलब ये तो मर गया और इसको बहुत ज़्यादा दर्द है, इसको बहुत ज़्यादा इंजरी है, तो इसको मैं फर्स्ट अटेंशन दूँ, इसको कम है, ठीक है, तो इसको सिर्फ सर में दर्द हो रहा है, इसको मैं सबसे एंड पे देखूंगा, ठीक है। तो लोगों को उनके मसले के अकॉर्डिंग अरेंज करना, वो लेबल करना, ये ट्रियाज होता है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द प्रायोरिटी ऑफ पेशेंट ट्रीटमेंट, कितनी प्रायोरिटी मैं किस पेशेंट को दूँ बेस्ड ऑन द सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन, कि कितनी सिवियर है, जिसकी ज़्यादा सिवियर होगी उसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे।
अब ये ना दो तरीके इसके होते हैं। अच्छा, पहला तो स्टेप ये है कि आप वो ट्रियाज सीव करो। इसमें तो यह कि डेड को और जिंदा को अलग अलग करो। पहले तो डेड को तो रास्ते से हटाओ ना। फिर ट्रियाज सोर्ट, इसमें कैटेगरी 1 में आप रेड देते हो जिनको बिल्कुल क्रिटिकल है और वो वेट नहीं कर सकते, उनको आप रेड लेबल कर देते हो। कैटेगरी 4 है बिल्कुल ब्लैक के, इनमें ये प्रॉबेबली नहीं बचेंगे, इन्होंने मर ही जाना है, बेशक मैं कोशिश करूँ इनकी हेल्प करूँ या ना करूँ, इसमें प्रॉबेबली मर जाना है, मल्टी सिस्टम इंजरी है। कैटेगरी 2 येलो आप लेबल करते हो कि सीरियस इंजरी है, लेकिन मतलब रेड जितनी सीरियस नहीं है, थोड़ा वेट कर सकती है। कैटेगरी 3 है कि बिल्कुल ग्रीन के, कोई मतलब मसला नहीं है, इसको जब देख लो, बस इसको सर में दर्द हो रहा है, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, बाकी ये सारे एंड पे बस मैनूवर्स लिखे हुए हैं, ये आपने देख लेना है। और ये हमारा ATLS डन हो गया। इसके बाद फिर हम थोड़े से MCQs देख लेते हैं। बिल्कुल ATLS वाली वीडियो का एंड है, तो अब हम MCQs वगैरह डिस्कस कर लेते हैं जो रिलेटेड टू दी ATLS वाला चैप्टर है। अच्छा, ये जो थोरेसिक ट्रॉमा और जो नेक्स्ट वाला है, ये दोनों इंक्लूडेड हैं सिलेबस में, लेकिन हम बस पर्टेनिंग टू ATLS वाले देखेंगे। मैं इंपॉर्टेंट भी बता दूँगी इन चैप्टर्स में क्या क्या है। अच्छा जी, ओके। सबसे पहले तो यार जो उधर है ना, उधर चेस्ट ट्यूब की लोकेशन लिखी हुई थी कि किधर डालनी है। चेस्ट ट्यूब आपने डालनी होती है 5th इंटरकोस्टल स्पेस एंटीरियर टू मिड एक्सिलरी लाइन। और जो आप करते हो ना थोरैकोसेंटीसिस, जो आप नीडल डालते थे, वो 2nd इंटरकोस्टल स्पेस इन दी मिड क्लेविकुलर लाइन पर आप डालते हो, ठीक है, जो आप टेंशन न्यूमोथोरैक्स के लिए करते थे। और चेस्ट ट्यूब जो डालनी है वो इधर डालनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट MCQ था। फिर ये कि मैसिव हीमोथोरैक्स कब करते हैं, जब ब्लड प्लूरल कैविटी के अंदर ब्लड अमाउंट 1500 ml से एक्सीड कर जाए। फिर है कि इंडिकेशंस का क्या है कि आपने अब आप चेस्ट खोलनी है, थोराकोटमी करनी है। एक तो ये कि आपने चेस्ट ट्यूब डाली, उससे 1500 ml ज़्यादा ब्लड आया है हीमोथोरैक्स में, ठीक है। मैसिव हीमोथोरैक्स की ये बात हो रही है कि आपने इसमें थोराकोटमी कब करनी है, चेस्ट कब खोलनी है, कि चेस्ट ट्यूब आपने डाली हुई थी, उसमें 1500 ज़्यादा फिर भी ब्लड आता जा रहा है चेस्ट ट्यूब के अंदर, और मोर देन 200 ब्लड पर आवर ओवर 3 to 4 आवर्स आ रहा है, ठीक है। फ्लेल चेस्ट हमने डिस्कस कर ली थी। हमने ये नहीं देखा था कि इसमें जो डिफॉर्मिटी होती है उसको बकेट हैंडल डिफॉर्मिटी कहते हैं या फिर स्टोव इन चेस्ट। हाँ, फिर कार्डियक टैम्पोनॉइड का है कि कितना ब्लड हो जाए तो टैम्पोनॉइड करा देता है, पेरिकार्डियम में कितना ब्लड हो जाए तो 75 ml। हाँ, फिर कार्डियक टैम्पोनॉइड में एक चीज़ होती है बेक्स ट्रायड। इसका ये 3 चीज़ें हैं कि इंक्रीज वीनस प्रेशर, डिक्रीज एट्रियल प्रेशर और मफल्ड हार्ट साउंड। ये 3 बेक्स ट्रायड इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है। ठीक है, ये डन हो गया। ओके, फिर हम देखते हैं थोड़े से MCQs और देख लेते हैं। अच्छा, एक है कि डिफिनेटिव कंट्रोल ऑफ द एयरवे कैसे इस्टेब्लिश होता है, तो दैट इज़ वाई एंडोट्रेकियल इंटुबेशन, नॉट बाय ओरोफरेंजियल एयरवे वगैरह, ठीक है, ये बात पता हो। हाँ, फिर आप अगर आपके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हाइपोथर्मिया वाला बंदा है तो आप कैसे उसको ट्रीट करते हो, वही कि आप जो आप उसको क्रिस्टलॉइड्स लगा रहे हो आप उनको वार्म करके दो, ठीक है। ये हो गया। व्हाट डज डिफिनेटिव हेमरेज कंट्रोल रेफर टू, तो डिफिनेटिव हेमरेज कंट्रोल आप कहते हो एम्बोलाइजेशन करने को, ना कि कोई मतलब आप सर्जरी वगैरह करो। डिफिनेटिव हेमरेज कंट्रोल एम्बोलाइजेशन है। फिर अच्छा यार, ये वाला मुझे नहीं पता, मुझे इसका कोई सोर्स नहीं मिल सका, आई एम सॉरी, कि क्या आप जो फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करते हो आप उसकी रेट कि कितनी रेट पे आपने फ्लूइड लगाना है वो आप कैसे मेजर करते हो। तो इसने आंसर लिखा है साइज़ एंड लेंथ ऑफ द कैथेटर, तो ये पता हो लेकिन मुझे इसकी सोर्स नहीं आती। हाँ, फिर मिनिमम फ्लो रेट क्या है जो आप ऑक्सीजन का वायर रिजर्वॉयर में आग से दे सको, तो दैट इज़ 11 लीटर पर मिनट। फिर है डिस्क्राइब, ये वाला नहीं, डिस्क्राइब द 3-for-1 रूल, तो दैट इज़ के हर ईच ml ब्लड लॉस के लिए ईच ml ब्लड लॉस के लिए आपने 3 ml क्रिस्टलॉइड सोल्यूशन देना है, ठीक है। फिर कौन सा स्टार हुआ है MCQ, यार सेलेक्स मैनूवर आपको पता हो कि क्या होता है। अच्छा यार, इट इज़ बेसिकली आप करते क्या हो कि ये जब आपने एंडोट्रेकियल इंटुबेशन नहीं करनी होती तब आप ये टेक्निक यूज़ करते हो। बेसिकली इसमें है क्या कि ये आप क्रिकॉइड कार्ट्रिज देख रहे हो, बेसिकली गले को ऐसे वो क्रिकॉइड कार्ट्रिज को जैसे नीचे दबाना है, क्यों, ताकि जो पीछे ईसोफेगस है वो अक्लूड हो जाए, ताकि वो बंदा अपने गैस्ट्रिक कॉन्टेंट्स में ना एस्पिरेट कर जाए ना, तो एस्पिरेशन का रिस्क कम करने के लिए सेलेक्स मैनूवर आप करते हो, ठीक है। तो ये पता हो कि मतलब बेसिकली आप करके आ रहे हो, इट इज़ डन टू डायरेक्ट दी क्रिकॉइड कार्टिलेज पोस्टीरियरली, ताकि ईसोफेगस बंद हो जाए, ताकि वो बंदा अपने गोता ना लग जाए उसको। फिर है हाँ, वो चेस्ट ट्यूब की इंसर्शन का लेवल, ये हमने देख लिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है। ये क्या, हाँ, वो कहता है गोल्डन पीरियड कब स्टार्ट होता है, हमने बात की थी गोल्डन आवर कब स्टार्ट होता है, एट द टाइम ऑफ इंजरी, ना कि जब वो हॉस्पिटल आया, जब से उसको चोट लगी थी तब से वो स्टार्ट हुआ है।
हाँ, अब एक बंदा आया, ठीक है, उसका आपके पास आया, अभी अभी उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है, और तो आप क्या करो, सबसे पहले हमने पढ़ा था बैग मास्क वेंटिलेशन लगानी है, ठीक है, डन, ठीक है, तो डन हो गया ATLS।